हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th में फिजिक्स चैप्टर 1 के NCERT का एक्सरसाइज। तो NCERT एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है 1, उसका क्या कहना है? उसका कहना है कि आपको दो चार्ज गिवन है Q1 और Q2। दोनों चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, मतलब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। और ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो उसमें क्यों रिपेल करेगा? तो उसमें क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके द्वारा दिया गया है? तो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा दिया गया है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है? तो फोर्स इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा दिया गया, वो F इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें आपका ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसका वैल्यू हो जाता है कितना आपका? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन है आपका कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। कितना गिवन है? 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। तो Q1 का मैग्नीट्यूड गिवन कितना है? तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। इसी तरह से Q2 का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। कितना गिवन है? तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। आई बात समझ में? और अपॉन क्या होता है ये? तो अपॉन हो जाता है R स्क्वायर के। और R का वैल्यू कितना? 30 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 0.3 का स्क्वायर करना है। और 0.3 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ? 0.3 गुना 0.3। यहाँ तक क्लियर है? सारा वैल्यू पुट कर दिया, जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? 9 गुना 10 टू दी पावर 9। और फिर Q1 का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। और Q2 का वैल्यू कितना है? तो 3 इंटू 10 टू -7 कूलम। और जो डिस्टेंस R है उसका वैल्यू 30 सेंटीमीटर गिवन है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले हम लोग। तो 0.3 इंटू 0.3, तो यही R स्क्वायर कितना हो गया? 0.3 इंटू 0.3। अब इसमें सबसे पहले पावर का कहानी एक साथ कर लो, आप पावर को एक साथ सॉल्व कर लो। तो देखो, पावर जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? A इंटू M इंटू A टू दी पावर n। क्लास 8 या 7th में आपने पढ़ा होगा कि जब भी ये बेस सेम हो तो 10 सेम है और पावर डिफरेंट हो, अभी जो मल्टीप्लिकेशन हो तो ऐड हो जाता है पावर। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? -7 -14। और -14 में से +9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? तो ये बचेगा 10 टू दी पावर -5। यहाँ तक क्लियर है हम लोग? अब आते हैं इस पे बाद 9 इंटू 2 18 और 18 इंटू 3 54। कितना हो गया? 54। और फिर ये देखो 0.3 का अगर पॉइंट हटाओगे तो बाई 10 करते हो, डेसिमल वैल्यू उठाते हो तो बाई 10 करते हो ना। तो ये 10 और ये 10, दो 10 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 10 स्क्वायर है वो मतलब 10 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर क्या चला गया? ऊपर चला गया। और नीचे जो वैल्यू हो गया वो 3 इंटू 3 9 हो गया। तो 9 जो है वो 6 टाइम्स कैंसिल हो गया। बचा कितना? अब ये -5, दोनों पावर ऐड होगा क्योंकि बेस सेम है 10 और ये -5 में 2 चला गया, तो कितना बच गया आपका? -3। तो इसलिए क्या हो गया? 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। तो इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना था? दो चार्ज गिवन था, इसके बीच का डिस्टेंस था आपका 30 सेंटीमीटर, जिसमें चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10 टू -7 कूलम था। और जो दूसरा चार्ज इसका मैग्नीट्यूड था 3 इंटू 10 टू -7 कूलम। इस दोनों चार्ज का जो है आपको निकालना था क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स का नेचर क्या है? रिपल्सिव है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? रिपल्सिव है, रिपल्सिव है, ठीक है। जिसका वैल्यू कितना निकला आपका? 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। तो ये था आपका NCERT का क्वेश्चन नंबर 1। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है क्या कि आपका गिवन है दो चार्ज Q1 और Q2, लेकिन इसमें ये पॉजिटिव है Q1 और Q2 जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब इस पे फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स। और आपको गिवन है उस फोर्स का वैल्यू कि वो फोर्स कितना है? 0.2 न्यूटन का, ठीक है। तो आपको गिवन है चार्ज का मैग्नीट्यूड
और फोर्स, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस r, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो आपको पता है कूलम्स लॉ की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये r²। आई बात समझ में। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले क्या है कि r² को यहाँ कर दो और f को यहाँ लेके चले आओ। तो r² को यहाँ कर दिया हमने और f को बस डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, तो दोनों को बस एक्सचेंज कर दो। तो ये हो जाएगा क्या, r² = 1/4πε0 Q1 × Q2 यहाँ पे डाल दो क्या, f का वैल्यू जो भी है उसको पुट करेंगे। अब आपको पता है कि 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, तो ये तो 9 × 10⁹ और जो आपका ये Q1 Q2 होता है, Q1 का वैल्यू कितना गिवन है, तो ये गिवन है प्लस 0.4 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है 1 माइक्रोकूलम। याद रखना है क्या, कि 1 माइक्रोकूलम जो है वो इक्वल टू होता है कितने, 10⁻⁻6 कूलम के। इसलिए 0.4 माइक्रोकूलम जो है वो हो जाएगा कितना, 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम के। और जो ये -0.8 माइक्रोकूलम है, इसमें देखिए हमेशा चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। आई बात समझ में। और अपॉन जो ये फोर्स का वैल्यू दिया है 0.2 न्यूटन, उसको यहाँ पे लिख दो। अब मैंने बताया था पहले पावर को सॉल्व कर लो, तो पावर जहाँ जहाँ उसको सॉल्व कर लिया हमने। तो 9 ये 6 6 12 में -12 में +9 गया तो कितना बचा, 10⁻³ बचा। उसके बाद क्या है 9 0.4 0.8। अब देखो 0.4 ये 10, इसको काटो 0.10, इस पॉइंट हटाओगे ये 10 हो जाएगा और बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एक 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा एक 10। तो ये 10 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो क्योंकि ये बाय 10 है ना, और ये 10 एक ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, तो ये बचा क्या 10⁻⁻1 एक ऊपर जाएगा। उसके बाद बचा कितना 9 × 4 × 8, तो 9 × 4 और × 8 ये बचा आपका, और जो ये 2 है वहाँ पे वो बचा, तो बाय 2 भी कर सकते हो, तो बाय 2। अब 2 4 जा कर ये हो गया, और 4 4 जा 16, और 16 9 जा कितना हो गया 144 × 10⁻⁻4। तो ये जो वैल्यू निकल रहा है किसका निकल रहा है, r का। r क्या होता है, डिस्टेंस होता है, r² निकल रहा है यहाँ तक। अब देखो इसको क्या करना है ना, इसमें स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगा दोगे, √। ठीक है, और आपको पता है ये 144 का √12 होता है, और 4 का √ कितना होता है 2 होता है, तो इसलिए घट के क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो वैल्यू है इसका क्या हो जाएगा 12, और 10⁻⁻2 मतलब 1/10⁻²। इसका मतलब क्या हो गया 12/100, और इसका मतलब क्या हो गया 0.12 मीटर। दो डेसिमल को उधर कर दिए 2, तो इसलिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना निकला हमें 0.12 मीटर। आई बात समझ में। तो ये था आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपका 2 चार्ज गिवन था अपोजिट नेचर का, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का वैल्यू गिवन है 0.2 न्यूटन, और जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू गिवन है इसका डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना। तो आपको पता है कूलम्ब्स लॉ की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है वो 1/4πε0 Q1 × Q2/r² होता है, और इसमें से r² को बस इधर शिफ्ट कर दो, f को बस इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, f को यहाँ ले आए, r² को इधर शिफ्ट कर दिए, फिर 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है वो पुट कर दिए। Q1 का वैल्यू जो है वो 0.4 माइक्रोकूलम है, और 1 माइक्रोकूलम में आपको 10⁻6 कूलम होता है, जैसे 0.4 × 10⁻6 कूलम कर दिया, और 0.8 माइक्रोकूलम को हम लोग लिख देते हैं 0.8 × 10⁻6 कूलम, और अपॉन 0.2 न्यूटन, क्योंकि f जो है उसका वैल्यू कितना है 0.2 न्यूटन। तो फिर फाइनली इसको सॉल्व करके आप क्या ले आए 0.12 मीटर। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसलिए आपका r जो है उसका वैल्यू कितना आ गया 0.12 मीटर। तो ये था आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है कि आपको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है,
रेशियो निकालना है। किसका? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का किसके रिस्पेक्ट में? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। तो ये जो रेशियो निकालना है ना, इस रेशियो को निकालने में आपका क्या है, पहले तो फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है के का वैल्यू जो है ये होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है दोनों, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब्स का फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो ये होता है आपका क्या, G इंटू M1 इंटू M2। तो हमें क्या है यहाँ पे, चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बारे में करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, रेशियो हो गया। यहाँ तक क्लियर है हम लोग? अब क्या है कि अब हम लोगों को क्या करना है, तो जो Q1 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। Q1 Q2 क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसलिए क्या है, दोनों की जगह पे क्या, इसकी जगह पे भी E और इसकी जगह पे भी E पुट कर दो, क्योंकि E क्या है, चार्ज, और चार्ज का वैल्यू होता है। तो इसको E इंटू E क्या हो जाएगा, ये E स्क्वायर हो जाएगा, और ये R स्क्वायर कैंसिल हो गया, और बचा कितना आपका, ये G बचा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वैल्यू। और आपको पता है कि K क्या है आपका, तो K है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है, तो जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। उसके बाद आपका क्या है, E का स्क्वायर। तो E का वैल्यू कितना होता है आपका, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। फिर और इसका स्क्वायर है, तो इसको 2 टाइम लिख सकते हो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा, तो अपॉन हो जाएगा G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हम लोग? उसके बाद जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, तो वो है 9.1 गुना 10 टू द पावर माइनस 31 kg, 10 टू द पावर माइनस 31 kg है ना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर मास ऑफ प्रोटॉन कितना गिवन है आपका, तो ये गिवन है आपका कितना, तो इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए कूलम्ब, ये कूलम्ब स्क्वायर कट गया, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर इससे चला गया, केजी यहाँ से कट गया, केजी स्क्वायर, तो कुछ नहीं बचा। अब पावर के साथ डील कर लो, ये पहले जैसा मैंने बताया था, नीचे भी पावर है, सारे पावर के साथ डील करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 19 19 38, और 38 में से 10 गया तो कितना बच गया, तो ये जब पावर के साथ डील करोगे, अब देखो यहाँ जो 10 टू द माइनस 11 है वो ऊपर चलेगा तो प्लस 11 हो जाएगा, 10 माइनस 31 ऊपर चला जाएगा प्लस 31 हो जाएगा, और ये प्लस 27 हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है वैल्यू पावर का कितना हो जाएगा, तो पावर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से कितना, तो इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, 19 प्लस 19 38, तो माइनस 38 इधर हो गया, और फिर ये 31, तो ये ऊपर गया, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली ये 10 टू द पावर 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 39 हो जाएगा। फिर बचा कितना आपका, तो 9 गुना 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.67 गुना 9.1 गुना 1.66। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो है, कैलकुलेटर में अगर सॉल्व करके देख लोगे तो ये वैल्यू 2.3 इंटू 2.3 आ जाएगा, और 10 टू द पावर 39। तो एग्जैक्टली ये आएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रेशियो निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, और वो रेशियो कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, इस K की जगह का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और जो आपका बाय R स्क्वायर है ये होता है फिर G, और फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है फॉर्मूला, G me इंटू MP बाय R स्क्वायर, जिसमें G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना होता है आपका 6.67 इंटू 10 टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर,
अब उसके बाद जो ये आर स्क्वायर है उसका दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे Q1 Q2 दोनों क्या है, चार्ज ई ही है, सेम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ई स्क्वायर हो गया, तो इसलिए के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी। अब इसमें के का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 वो पुट कर दिए, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिख दिए। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है आपका कितना, नीचे में जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 तो उसको पुट कर दीजिए, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका गिवन कितना है तो 9.1 इंटू 10⁻31 इसको पुट कर दिए, और फिर मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻27 कीजिए तो उसको पुट कर दिए। फिर सारा यूनिट जो है वो कट गया और सब सॉल्व करके जो है वो वैल्यू आ गया आपका 2.3 इंटू 10⁻39। तो ये था एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3। अब सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है, पहला क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट है, पहला पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 4 का, दूसरा पार्ट है बी। पहला पार्ट का कहना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, और दूसरा पार्ट का कहना है कि चार्ज कंटिन्यूअस क्यों लेते हैं, ठीक है, उसको क्वांटाइज क्यों नहीं करते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ज जो है आपका हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में फ्लो होता है, प्लस माइनस एन ई, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। और चार्ज हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में, मतलब n जो है वो क्या है, इंटीजर है, मतलब इसका वैल्यू -3 -2 -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2 +3 डॉट 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 इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीजर है, और e का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। तो इसलिए जो चार्ज है हमेशा क्या होता है, इंटीजर में जाता है, ठीक है। 1 कूलम्ब जाएगा, नहीं तो 2 कूलम्ब जाएगा, नहीं तो -3 कूलम्ब जाएगा, नहीं तो +5 कूलम्ब जाएगा, इस तरह से जाएगा। कभी भी चार्ज जो है ½ कूलम्ब या 3/2 कूलम्ब या फिर -3/2 कूलम्ब या 5 + 5/2 कूलम्ब नहीं होगा। तो चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जाता, ये हमेशा क्या होता है, आपको इंटीजर के मल्टीपल में जाता है, ठीक है, इंटीजर के मल्टीपल में जाता है चार्ज हमेशा। इसको बस याद रखना है कि चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन द इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि चार्ज जो है वो कंटिन्यूस क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो एक एक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, 1 चार्ज लिया, 2 चार्ज लिया, 3 चार्ज लिया, लेकिन क्या एक कंडक्टर के अंदर 1 ही 2 चार्ज होता है, मिलियंस ऑफ चार्जेस होते हैं, तो चार्ज बहुत ह्यूज अमाउंट में हो जाता है, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ चार्जेस होते हैं, तो वहाँ चार्ज क्या होता है, बहुत ह्यूज सा कंसेप्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको कंटिन्यूस चार्ज लेना पड़ेगा, एक एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपका काम नहीं चलेगा, एक एक चार्ज लेके आप नहीं चल सकते हो, वहाँ पे आपको एज अ होल देखना होगा। तो इसलिए जब आप मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज जब देखते हो, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ चार्जेस, तो वहाँ पे आपको चार्ज को क्या होना होगा, कंटिन्यूस होना होगा, ठीक है। तो चार्ज को इसलिए हम लोग क्या है, कंटिन्यूस मानते हैं, ठीक है। इसलिए चार्ज को क्वांटाइज करने में बहुत, क्वांटाइज करते एक एक चार्ज को लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही 2 चीज़ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, इसलिए हमको चार्ज को कंटिन्यूस कंसीडर करना पड़ता था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि जब आप ग्लास रॉड को, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे, मतलब फ्रिक्शन होगा उसके बीच, तो होगा क्या कि सिल्क क्लॉथ जो आपका ये जो है ग्लास रॉड से, इससे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा इसमें सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो इसमें एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज जो है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा इससे, तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, तीसरा पॉजिटिव चार्ज हो जाए, चौथा इलेक्ट्रॉन इससे ग्लास रॉड से ट्रांसफर होकर चौथा पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो 4 ये ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो ये सिल्क क्लॉथ है, इसमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसलिए जो ये सिल्क क्लॉथ है ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यही क्या है कि चार्ज जो है उसमें, चार्ज का जो फेनोमेना, चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कहा गया है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसमें देखिए टोटल चार्ज जो सिस्टम का है वो वही है, 4 अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के ये कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है।
तो देखिए पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पे ठीक है, बस 4 इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें आ गया, तो इस पूरे सिस्टम को एज अ होल एक सिस्टम मानोगे तो यहाँ पे क्या है, कोई भी चार्ज जो है बर्बाद नहीं हुआ है, चार्ज कंजर्व्ड है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन बस इस सिल्क क्लॉथ में आ गया है। तो इसलिए क्या करते हैं कि रबिंग से, फ्रिक्शन से क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है और इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूरी तरह से मेंटेन्ड होता है। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कहना क्या है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कंजर्व। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 का क्या कहना है कि आपका जो है चार्ज गिवन है QA जिसका वैल्यू +2 माइक्रोकूलम गिवन है, QB जिसका वैल्यू -5 माइक्रोकूलम गिवन है, QC जिसका वैल्यू +2 माइक्रोकूलम गिवन है और QD जिसका वैल्यू -5 माइक्रोकूलम गिवन है। अब ये जो है क्या रखा है, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा है जिसका की साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हर एक साइड क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। इससे जो इसका जो डायगोनल का वैल्यू है वो कितना निकल जाएगा, तो 10 पाइथागोरस थ्योरम लगा के 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 और 200, और 200 का जब रूट करोगे तो आपका निकल जाएगा इक्वल टू 100 इंटू 2, 100 इंटू 2, 100 का रूट होता है 10 बाहर आ गया, 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब अगर इसके डायगोनल को इधर से करोगे, ये बाइसेक्ट करोगे तो ये जो है मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये 10√2 है तो ये हो जाएगा 5√2, ठीक है। और ये भी हो जाएगा 5√2 और सारा जो है वो 5√2 हो जाएगा। तो मतलब डिस्टेंस जो है वो सेम हो जाएगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है किसके, 1/4πε0 Q1 into Q2 अपॉन r², और r यहाँ पे सेम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक +1 माइक्रोकूलम का चार्ज ले लेते हैं, कितना, +1 माइक्रोकूलम का चार्ज ले लेते हैं मिड पॉइंट पे। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो देखो यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये प्लस है, प्लस प्लस रिपल्सिव फोर्स, तो इसलिए QA चार्ज के कारण जो फोर्स है वो इधर की ओर लगेगा। उसमें से QB क्या है, निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इसको उधर खींचेगा तो QB चार्ज किधर की ओर लगेगा, तो फोर्स B उधर लगेगा। उसमें से QC चार्ज जो ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों क्या अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो इधर की ओर धक्का मारेगा तो ये QC किधर चला जाएगा, तो ये आपका फोर्स ड्यू टू चार्ज C इधर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो इसलिए जो फोर्स है वो किधर की ओर चले जाएगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये इसको खींचेगा इधर की ओर, तो इसलिए फोर्स जो है B के कारण इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स C और फोर्स A, ठीक है, फोर्स C लग रहा है +2 माइक्रोकूलम के कारण और फोर्स A लग रहा है +2 माइक्रोकूलम के कारण, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो फोर्स A और फोर्स C को कैंसिल कर लेगा क्योंकि डिस्टेंस 5√2 ये भी है और डिस्टेंस 5√2 ये है। उस तरह से जो ये है फोर्स B और फोर्स D एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा क्योंकि डिस्टेंस 5√2 ये भी है और 5√2 ये भी है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, -5 कूलम -5 कूलम, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम। तो इसलिए जो है सारा फोर्स जो है वो कैंसिल हो गया और फाइनल जो फोर्स हो गया इस चार्ज 1 माइक्रोकूलम पे वो हो गया 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हुआ इस +1 माइक्रोकूलम के कारण, इस चारों चार्ज के कारण वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था आपका NCERT क्वेश्चन नंबर 6। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका कहना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सडन ब्रेक क्यों नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में इंटर करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो होता है कभी भी सडन ब्रेक नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि चार्ज जो है वो कूदता नहीं है, मतलब चार्ज जो है वो जंप नहीं करता है, यहाँ से कूद के यहाँ पहुँच गए बिना ऐसे जंप करके, फिर ऐसे जंप करके ऐसे पहुँच गए, नहीं। चार्ज जो है वो जंप कर करके नहीं ट्रेवल करता है, वो कंटिन्यूसली ट्रेवल करता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, क्योंकि चार्ज कंटिन्यूसली ट्रेवल करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी जो है वो ब्रेक नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो चार्ज है क्योंकि वो जंप नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ब्रेक नहीं हो सकता है, ठीक है।
और दूसरा इसी का दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करता है। तो अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो इसका दो डायरेक्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ इंटरसेक्ट करके क्या होगा, ये दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से गुजरा, इधर इंटरसेक्ट करके फिर क्या हो जाएगा, वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो नहीं चले जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा तो वो दो डिफरेंट पाथ ट्रेवल करना शुरू कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो इसलिए आपको इस चीज को समझना होगा कि चार्ज चूंकि जंप नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस कर्व होता है। और दूसरा चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों? तो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो इंटरसेक्ट करेगा तो दो पाथ शो करना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि आपको जो गिवन है, दो चार्ज गिवन है, +3 माइक्रोकूलम और दूसरा -3 माइक्रोकूलम। जो आपका +3 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस मिड पॉइंट O पे, और फिर निकालना -3 माइक्रोकूलम के कारण इस पॉइंट O पे। तो मतलब दोनों चार्ज के कारण इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला Q जो +3 माइक्रोकूलम है इसके कारण, ठीक है, और दूसरा Q इसके कारण, ठीक है, जो -Q है। तो अब देखिए जो प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे निकलता है, तो इसलिए जो है ये क्या होगा, E1 चार्ज 1 का क्या है E1, और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जाता है तो E2 किधर की ओर हो गया, उधर की ओर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि E1 के कारण और E2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट O पे वो क्या होगा, तो देखिए इस पॉइंट E1 कितना होगा, तो E1 हो जाएगा कितना, तो 1/4πε0 इंटू Q1 का वैल्यू कितना है आपका, तो 1/4πε0 का वैल्यू एग्जैक्टली आपको पता है ही कितना होता है, 9 × 10⁹ और फिर जो ये माइक्रोकूलम है ये कितना है, तो 3 × 10⁻⁶ कूलम है, और अपॉन कितना है 10 सेंटीमीटर है, मतलब r² है तो 10 × 10 तो 0.1 × 0.1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये 1/4πε0 Q/r² हो गया। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू E1 का हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्या करोगे आप, E2 का वैल्यू निकाल लोगे, जो कि हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू, और चूंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का तो 3 माइक्रोकूलम को लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁶ कूलम, और अपॉन 0.1 गुना 0.1। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है ना, दोनों में सब कुछ सेम ही है ना, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, अब चूंकि देखिए दोनों क्या एक ही डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, तो E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो E1 और E2 दोनों का वैल्यू देखिए, ये सेम है, ये सेम है, और ये भी सेम है, तो इसलिए क्या हुआ 2E हो जाएगा ये। ठीक है, और 2E में क्या है, आप सिंपल पुट कर दो कोई एक वैल्यू उठा के, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁶ अपॉन 0.1 गुना 0.1। ठीक है, क्या पुट कर दोगे, तो ये वैल्यू पुट कर दोगे इसका। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो 3 × 2 6 और 6 × 9 54, और ये -6 + 3 तो ये कितना होगा 10⁻³ और अपॉन जो है 1 गुना 1 बच गया बाई 10 तो ये बाई 10 जो 2 10 जो है वो किधर चले जाएगा न्यूमरेटर पार्ट में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और 54
54 गुना 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 54 गुना 10 टू द पावर 5। और अगर एक और पॉइंट दे दोगे इधर पॉइंट दे दोगे सपोज दैट, ये हो जाएगा 5.4 गुना 10 टू द पावर 6। कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 6। और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया आपका क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इस मिड पॉइंट पे इस चार्ज Q1 और इस चार्ज Q2 के कारण कितना हो गया? 5.4 इंटू 10 टू द 6 न्यूटन पर कूलम। कितना हो गया? 5.4 इंटू 10 टू द 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अगर इस पार्ट बी में, अब इसके पार्ट बी में ये कह रहा है कि अगर इस मिड पॉइंट पे आप चार्ज पुट कर दिए 1.5 इंटू 10 टू द माइनस 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम का। ठीक है। तो ये चार्ज पुट कर दोगे आप 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम का ये चार्ज पुट कर दोगे यहाँ पे। तो इसलिए जो वैल्यू है आपका, मतलब ये जो 1.5 इंटू 10 टू द माइनस 9 कूलम है, इसको पुट करने से क्या होगा? तो इसको पुट करने से जो फोर्स लगेगा, मतलब कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो आप पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट कर लिया है और Q चार्ज कितना गिवन है आपका? तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 है ना। और ये 10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 माइनस 9 कूलम, ये है चार्ज का वैल्यू। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है आपका? तो वो है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। कितना है? 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ये E का वैल्यू हम लोगों ने निकाला अभी भी। ठीक है। तो ये चार्ज का कितना वैल्यू है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो न्यूटन पर कूलम, कूलम कैंसिल, बचा न्यूटन बस। तो ये 10 टू माइनस 9 में 6 का 10 टू माइनस 3 बच गया इधर। ठीक है। और ये 1.5 गुना 5.4 जो है ये 8.1 हो जाएगा। तो ये 8.1 गुना 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है। जब एक एक्स्ट्रा चार्ज हम लोगों ने मिड पॉइंट पे ला के रख दिया 1.5 इंटू 10 टू माइनस 9 कूलम का, तो जो इलेक्ट्रिक जो कि फोर्स लगेगा न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो लगेगा 8.1 गुना 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन का। तो ये हो गया कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगा है इस चार्ज प्लस 3 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम का इस मिड पॉइंट पे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है हम लोग? ये था क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, जिसका आंसर आया 5.4 इंटू 10 टू 6 न्यूटन पर कूलम। और जो पार्ट बी है जिसमें एक चार्ज रखा गया मिड पॉइंट पे, उसका आंसर है 8.1 गुना 10 टू पावर 3 न्यूटन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि आपका जो है दो चार्ज रखा हुआ है इस कोऑर्डिनेट पे, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। और ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस पे रखा है 0 0 माइनस 15 पे माइनस चार्ज, और 0 0 15 पे मतलब एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 0, और ये जेड एक्सिस पे प्लस 15। तो ये आपका जेड एक्सिस है जिसमें एक पॉइंट पे प्लस चार्ज रखा हुआ, दूसरे पे माइनस चार्ज रखा है। ठीक है। तो ये जो चार्ज जो गिवन है आपका क्या है? ये चार्ज गिवन है आपका 2.5 इंटू 10 टू माइनस 7 कूलम। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम का ये गिवन है। ठीक है। तो चूंकि हम लोग क्या है डाइपोल के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो दो चार्ज है जो कि लोकेटेड है इस पे। तो ये एक डाइपोल हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक प्लस हो जाएगा प्लस 2.5 इंटू 10 माइनस 7 कूलम, और एक हो जाएगा माइनस 2.5 इंटू 10 टू माइनस 7 कूलम। सब कुछ सेम है, बस नेचर अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड सेम होता है डाइपोल का। ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल सिस्टम हो जाएगा चार्ज का Q सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा? QA और प्लस QB। तो QA का वैल्यू कितना गिवन है? इतना गिवन है। QB का वैल्यू कितना गिवन? इतना गिवन है। तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो सिस्टम जो हो जाएगा वो चार्ज कितना हो जाएगा? तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको बोल क्या रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो आपको फॉर्मूला लगाना P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। इसमें आपको सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, और जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर इधर और 15 इधर, तो टोटल 30, और 30 को आप लिख सकते हो 0.3 मीटर। तो Q का वैल्यू जो है उसको पुट कर दो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7,
और फिर जो आपका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को 2 × 0.3 लिख दो, ठीक है, या फिर इसको 2 × 0.15 करोगे तब जाके 0.3 होगा। तो बेसिकली 2a इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ से कोऑर्डिनेट्स, यहाँ का डिस्टेंस सेम है, यहाँ का डिस्टेंस सेम है, इसको ट्वाइस 2 × 15 लिखते हैं, ठीक है। इसलिए 2a मतलब 2 × 15, तो ये 30 हो जाता है। तो ये 2.5 गुना ये कितना होगा 30 को कितना कैसे लिख सकते हैं, इसको मीटर में, 30 को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 0.3 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू कितना 10⁻⁻7, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, तो ये डायपोल मोमेंट का 75 आ जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट हटा दो 10, यहाँ से एक पॉइंट हटा दो 10 दोनों ऊपर चला माइनस हो जाएगा, तो और 25 के 75 हो जाएगा, 75 गुना 10⁻⁻9 हो जाएगा ना, -9 हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक पॉइंट बीच में दे दोगे यहाँ पे 7.5 के बीच, तो एक और घट जाएगा, वो 7.5 × 10⁻⁻8 हो जाएगा। ये है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना था आपको, सिस्टम का चार्ज निकालना था। तो सिस्टम का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो देखिए यहाँ इसका QA का वैल्यू है +2.5 × 10⁻7 कूलम और QB का वैल्यू -2.5 × 10⁻7 कूलम। अब दोनों सिस्टम चार्ज है QA + QB जो है वो 0 हो जाएगा। तो टोटल जो है इस सिस्टम का चार्ज जो है वो 0 हो गया, Q = 0। अब आपको कैलकुलेट करना क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था Q × 2A, जिसमें Q का वैल्यू होता है 2.5 × 10⁻7 कूलम, और जो आपका डिस्टेंस है वो 2A है, 2 × 15 मतलब 30, और 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 मीटर हो जाता है। तो इसलिए उसकी जगह 0.3 मीटर रख दिया और 10⁻7 लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गया 7.5 × 10⁻8। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है जिसमें मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट नेचर अपोजिट ऑफ +Q -Q, जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह होता है। और ये जो P है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो कितना गिवन है आपका, तो वो गिवन है 4 × 10⁻9 कूलम मीटर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है वो कितना गिवन है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और जो डायपोल मोमेंट का एंगल गिवन है इसके दोनों के बीच वो कितना है 30 डिग्री के लगभग, ठीक है। तो इसलिए आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपका PE sin थीटा, और थीटा का जगह कितना है 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और डायपोल मोमेंट का वैल्यू गिवन आपका 4 × 10⁻9, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है आपका 5 × 10⁻4, ठीक है। और sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 4 × 5 कितना हो गया 20, और इंटू ये 10⁻9 में 4 जाएगा तो 10⁻5 हो गया, और ये 2 जो है वो इंटू 1/2 है, तो 2 जो है वो 10 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो आंसर जो आ गया वो क्या है 10⁻⁴ न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका टॉर्क जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच लगा इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो ये हो गया आपका आंसर 10⁻⁴। इसमें क्या है आपका एक डायपोल दिया, इसका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री है, इसलिए उसमें टॉर्क लगेगा P sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, P का वैल्यू गिवन है, E का वैल्यू गिवन है, इसको सॉल्व कर 10⁻⁴ न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 1 से 10 तक। और चूंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी part of the numerical. So thank you so much. See you in the next class and all the very best for your exam, and please do like and subscribe the channel so that you can get regular updates on your YouTube channel. So thank you so much. See you in the next class. Bye bye.